अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री और अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अभी नॉन मेटल से रिलेटेड केमिस्ट्री को समझना बाकी है, तो आइए देखते हैं कि नॉन मेटल्स होते क्या हैं। हम सबको ये बात पता है कि नॉन मेटल्स ऐसी केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखती हैं, टेंडेंसी रखती हैं और साथ साथ बनाती हैं एनाइंस। यानी नॉन मेटल्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं और हमारे पास टोटल 17 टू 18 नॉन मेटल्स मौजूद हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आइए हमारी कोर्स आउटलाइन में यानी हमारे कोर्स में कितने नॉन मेटल्स का तस्करा किया गया है ये भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको लिखा हुआ नजर आ रहा है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स which have greater tendency to accept electrons or to gain electrons। ये बात हम समझ चुके हैं। नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड एट अपर राइट पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप इसे राइट हैंड साइड पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको ग्रुप 1A के अंदर हाइड्रोजन को फिट कर दिया इन्होंने यहाँ पे, ऑल्दो हमें पता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1A का मेंबर नहीं है, ये बात आपको अपर ग्रेड्स में भी पता लगेगी तफसीलन, पर अभी हम इसे ग्रुप 1A का मेंबर कह देते हैं। तो हाइड्रोजन ग्रुप 1A में मौजूद है, कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ग्रुप 5A के मेंबर हैं, ऑक्सीजन सल्फर एंड सेलेनियम ग्रुप 6A के मेंबर हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो हमारे पास मौजूद है ये ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं और हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जीनॉन और रेडॉन ये ग्रुप 8A के मेंबर्स हैं। इनकी काउंटिंग भी कर लेते हैं एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। यहाँ पे बात होगा एसिटीन को भी लिख दिया जाता है जो कि आपके पास एक मेटालॉइड कैटेगरी भी फॉलो करता है। आइए देखते हैं नॉन मेटल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार पढ़ चुके हैं, एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, यानी इनको इनकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती, नॉन डक्टाइल इनके वायर्स नहीं बनाए जा सकते, डल इन अपीयरेंस इनकी शाइनी सरफेसेस नहीं होती हैं, नॉन सोनरस ये म्यूजिकल नोट्स खुद ब खुद जनरेट नहीं करते अगर इन पे हिटिंग की जाए तो, एंड पुअर और नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस, ज्यादातर नॉन मेटल्स हमारे पास गैसेस हैं। एक लिक्विड नॉन मेटल है हमारे पास जिसे ब्रोमीन कहते हैं और कुछ सॉलिड नॉन मेटल्स भी, उनको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब यहाँ लिख तो दिया है और ग्रुप 8A के मेंबर्स भी हैं, पर ये भी बता दूं मैं आपको साथ साथ कि ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं गैसेस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। बाकी मोनोएटॉमिक गैसेस हैं जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह शामिल है। Bromine is the only liquid non-metal found in the periodic table, and some non-metals are solids like sulfur, phosphorus, selenium, iodine. Iodine तो एक sublime solid है, यानी ये आपके पास डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है बगैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो आयोडीन एक सबलाइम सॉलिड है आपके पास। एमसीक्यूज के लिए बातें खासी इंपॉर्टेंट है। फिर एमसीक्यूज के लिए कुछ और बातें भी इंपॉर्टेंट है जो आपकी नजरों के सामने मौजूद है। फ्लोरीन गैस इज अ येलो कलर गैस और नॉन मेटल। क्लोरीन गैस का ग्रीन कलर होता है। आयोडीन हमारे पास लस्चरस पर्पल कलर का होता है और ये मेटल नॉन मेटल है। डायमंड एक हार्डेस्ट नॉन मेटल है हमारे पास कार्बन की फॉर्म में। यहाँ ब्रोमीन के बारे में नहीं लिखा हुआ, कुछ ये भी बता दूं मैं आपको, जो ब्रोमीन है आपके पास ये ब्राउन कलर का लिक्विड नॉन मेटल है, ब्राउन लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है जनाब। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की। एक बार फिर हम सबको ये बात पता है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और इन सब का जो बॉस है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में जो सबसे टॉप ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट आता है वो है फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं बॉन्डिंग के चैप्टर में भी। आइए जरा कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं और कुछ नए पॉइंट सीखते भी हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स से जो कि नॉन मेटल्स की हैं। अ नॉन मेटल हैज प्रॉपर्टी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये बात दूसरी बार इसी जगह दोबारा की जा रही है। एंड फॉर्म एनाइन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। किसी भी नॉन मेटल की सलाहियत के वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्सेप्ट करके जो एनाइन बनाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टरिस्टिक या इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एक्स मेरे पास एक नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया X-1 यानी एनाइन बन गया।
Negative ions move towards anode during electrolysis, so they are termed as anions. इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसकी जानिब ये एनाइंस जो है वो मूव करते हैं, तो इस वजह से एनोड की अट्रैक्शन की वजह से इन्हें एनाइंस कहा जाता है. The number of negative charges on anions show the excess number of electrons as compared to the number of protons. अगर मेरे पास किसी भी नॉन मेटल पे -1 चार्ज है तो उसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. अगर किसी नॉन मेटल पे मेरे पास लेट सपोज -2 चार्ज है तो उसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं. तो इसका मतलब जितने टाइम्स भी मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज के साथ, हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स में एक नॉन मेटल ने उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में. जैसे कि अगर किसी नॉन मेटल पे -3 चार्ज आ जाए इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. हमें पता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है पीरियोडिक टेबल में. एक स्केच हमने बनाया भी था, बार बार पढ़ा भी है कि लेफ्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होती है. या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. आइए देख लेते हैं. बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्योंकि एटम का साइज डिक्रीज हो रहा होता है. एंड न्यूक्लियर डेंसिटी और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस. तो दो वजूहात हैं आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के इंक्रीज होने की. एक एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, दूसरा आपके पास जो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वो इंक्रीज होता है. इसका ऑपोजिट कर लें, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है. इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है. अब हमारी कोर्स आउटलाइन में हेलोजन की बात की गई है. हेलोजन ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं. हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट बनाने वाले, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं. हेलोजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इजिली ड्यू टू देयर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, जिसमें एग्जांपल दी गई है क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है. फिर एक और बहुत काम की बात, जितने भी नॉन मेटल्स हैं इनकी ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होती हैं. यानी जब कभी इनके ऑक्साइड्स को वाटर से रिएक्ट करवाया जाता है तो ये एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे कि आपको दिख भी रहा है, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद वाटर वेपर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कॉज एसिडिक रेन. ये एसिडिक रेन की भी वजह होते हैं जो आपके पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं. जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद है और ये वाटर से रिएक्ट कर जाए, यानी SO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड में, जिसका फॉर्मूला है H2SO3. इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद है और ये वाटर से रिएक्ट कर जाए, मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसका फॉर्मूला है H2SO4. और आपके पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, डेफिनेटली एक गैस है, जब ये H2O से रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2CO3. तो ये तो कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास नॉन मेटल से रिलेटेड. आइए हमारी कोर्स आउटलाइन में जिन हेलोजेंस का तस्करा किया गया है और जिनकी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है, जरा उनका नॉन मेटेलिक नेचर भी देख लेते हैं. जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हेलोजेंस जिन्हें हम ग्रुप 7A का मेंबर कहते हैं, इनमें फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन नॉन मेटेलिक लिक्विड और आयोडीन सॉलिड शामिल है. फ्लोरीन गैस जो है इसका कलर येलो होता है, क्लोरीन का कलर जो है वो ग्रीन होता है, ब्रोमीन का हमारे पास जो नॉन मेटेलिक लिक्विड है कलर ब्राउन होता है, और आयोडीन हमारे पास वायलेट या पर्पल कलर का होता है, क्योंकि सबलाइम सॉलिड है. और ये अपनी आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. आइए देख लेते हैं. हेलोजेंस बिलोंग्स टू ग्रुप 7A, हम सबको ये बात पता है. कंसिस्ट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एसिटीन का तस्करा भी कर लेते हैं यहाँ पे. एसिटीन ये थोड़ा डार्क ब्लैक कलर का होता है सॉलिड स्टेट में. हेलोजेंस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है. मैं मेजरली यहाँ रिएक्टिव नॉन मेटल्स की बात करूंगा. एसिटीन को अभी भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये मेटालॉइड कैटेगरी को फॉलो करता है. तो आपको नजर आ रहा होगा हम बात करने वाले हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की. टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस यानी नॉन मेटेलिक नेचर की रिएक्टिविटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात हो रही है. तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन फ्लोरीन करता है, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन.
वजह क्या है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। आयोडीन का एटॉमिक साइज ह्यूज है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड ऑनवर्ड्स हमारे पास जो भी क्लोरीन और ब्रोमीन मौजूद है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। ये दो वजूहत हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि नॉन मेटल्स जो ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं हमारे पास, इनकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों होती है, तो आपका जवाब होगा कि भाई एक तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एटम का साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, और दूसरा टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होती हैं। तो लिहाजा फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है एज अ नॉन मेटल एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जितने भी हेलोजेंस हैं ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी ये बहुत अच्छी रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं किसी भी मेटल से, बिकॉज दे इजली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो आपको नजर आ रहा है क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लिया सोडियम क्लोराइड। अगर आपने बॉन्डिंग के चैप्टर में इक्वेशंस पढ़ी हो तो आपको याद होगा, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बनाता है सोडियम आइन। डेफिनेटली 2 मोल्स चाहिए होते हैं, और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास क्लोरीन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है सोडियम क्लोराइड। सेम फॉर पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पोटेशियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और आपके पास क्लोरीन, आयोडीन या जो भी ब्रोमीन मौजूद हैं ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मेटल से उनका इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं और मेटेलिक हैलाइड्स बनाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एक्सेट्रा। पावर ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो इनका नॉन मेटेलिक नेचर है उसी बिहाफ पे इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हैं, यानी फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कमजोर तरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हेलोजेंस में मौजूद है अपने ही ग्रुप में वो है आयोडीन। इट मीन्स फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस अदर हेलोजेंस ड्यू टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसका मतलब जो जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अपने ही ग्रुप के और मेंबर्स को भी बड़े आराम से डिस्प्लेस कर सकता है रिएक्टिविटी सीरीज में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड इसको आराम से क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है। उसकी वजह ये कि क्लोरीन हेलोजेंस के अंदर ही टॉप ऑर्डर पे मौजूद है, यानी सेकंड नंबर पे मौजूद है, और आयोडीन 4th नंबर पे मौजूद है। तो जो इसका सॉल्ट है विच इज पोटेशियम आयोडाइड, इसके आयोडाइड को रिप्लेस कर देगा ये क्लोराइड और बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। तो इसका मतलब जो हेलोजेंस हैं वो अपने ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को भी बड़े आराम से उनके साथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ पे 2 और रिएक्शंस और भी हैं वो भी देख लेते हैं। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव हेलोजन देन आयोडीन, सो क्लोरीन डिस्प्लेसेस आयोडीन। द मिक्सचर टर्न्स रेडिश ब्राउन ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। फिर फ्लोरीन क्योंकि टॉप ऑर्डर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्लोराइड आइन और ब्रोमाइड आइन को भी रिप्लेस कर सकता है, बड़े आराम से डिस्प्लेस कर सकता है। और आप देख सकते हैं पोटेशियम का फ्लोराइड और पोटेशियम का फ्लोराइड दोनों जगह बन रहा है, साथ में क्लोरीन और ब्रोमीन फॉर्म हो रहे हैं। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजेंस फॉर्म हेलोजन एसिड्स। जब कभी हाइड्रोजन गैस जो है वो हेलोजन से रिएक्शन करती है तो हेलोजन एसिड बनता है। जैसे कि हमारे पास आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा अगर मैं F2 से रिएक्शन कर दूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी आप इसे कह सकते हैं। क्लोरीन से रिएक्ट कर दूं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन से रिएक्शन कर दूं तो बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी कह सकते हैं आप इसे। और आयोडीन से रिएक्शन कर दिया जाए तो बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है एसिडिक नेचर में वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। इस बिहाफ पे टॉप टू बॉटम हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हेलोजन एसिड की फॉर्म में मौजूद हैं ये एलिमेंट्स जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं, तो टॉप टू बॉटम स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास आयोडीन है और वीक एसिड हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो इनका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर एक स्मॉलर स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड। उसकी वजह क्या है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम्स के साइज स्मॉलर हैं, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन और आयोडीन एटम का जो हमारे पास साइज है आयोडीन एटम का ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। जैसे ही हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो जाता है और उतने आराम से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक एसिड इस वजह से है कि यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और आपके पास H पॉजिटिव आइन और फ्लोराइड आइन खासे मुश्किल से बनेंगे, यानी हम कह सकते हैं यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग खासी स्ट्रॉन्ग है। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड में हमारे पास
H पॉजिटिव आइन और आयोडाइड आइन आराम से बन जाएंगे, क्योंकि आयोडीन एटम जो है हाइड्रोजन आयोडाइड में उसका एटॉमिक साइज खासा ह्यूज है, खासा बड़ा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। रही बात H पॉजिटिव आइन की, तो H पॉजिटिव आइन अकेले एग्जिस्ट करता नहीं है। जब कभी ये वाटर के साथ पाया जाता है तो ये हाइड्रोनियम आइन बनाता है, और यही इसके एसिडिक नेचर को भी एक्सप्रेस करता है, हाइड्रोनियम आइन की फॉर्मेशन। आइए जरा टेक्निकल वर्ड्स भी देख लेते हैं। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे कि हमने आपको बताया, हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड, और सबसे आखिर में हाइड्रोजन फ्लोराइड। वजह क्या है ये भी देख लेते हैं, जो कि हमने समझ तो ली है पर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। HI is very strong acid because HI easily breaks up and form H positive ions in water due to weak covalent bonding। हम ये कह सकते हैं HI के अंदर वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो बहुत आराम से ये ब्रेकअप हो जाएगा H पॉजिटिव आइन में और रिस्पेक्टिव आयोडाइड आइन में। जबकि HF is very weak acid because it has a strong covalent bonding, so it does not break down or break up easily to form H positive ion in water। रही बात H पॉजिटिव आइन की, तो H पॉजिटिव आइंस विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म, ये रिएक्ट करता है, H पॉजिटिव आइंस रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आइंस। तो स्टूडेंट्स ये तो थी हैलोजन से रिलेटेड केमिस्ट्री, पर अभी कुछ एनाइंस की आइडेंटिफिकेशन मालूम करना बाकी है। आइए देखते हैं। जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कैटाइन से रिलेटेड कुछ डिटेक्शंस की थी, अब हम यही एनाइन से रिलेटेड करेंगे। तो हमारे पास जो एनाइंस शामिल हैं उनमें कार्बोनेट आइन CO3-2, क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट और नाइट्राइट आइन शामिल है। आइए सबसे पहले कार्बोनेट आइन से रिलेटेड डिटेक्शन को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं अगर कोई भी सॉल्ट हमारे पास जो कार्बोनेट का बना हो उसका सैंपल लिया जाए सॉलिड फॉर्म में, और उसमें डाइल्यूट मिनरल एसिड ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास इफरविसेंस बनते हैं, बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, जो कि लाइम वाटर में अगर पास किए जाएं तो उसे मिल्की कलर का कर देते हैं, यानी व्हाइट कलर का कर देते हैं। उसका मतलब हमारे पास कार्बोनेट आइन मौजूद है उस रिस्पेक्टिव सैंपल में। यहाँ यही बात की गई है कि सैंपल ऑफ सॉलिड अगर लिया जाए, उसमें डाइल्यूट मिनरल एसिड ऐड किया जाए, तो आपके पास बबल्स आएंगे, बबल्स कम आउट विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को मिल्की कर देंगे, क्योंकि वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा होगा, और आपके पास कार्बोनेट आइन कंफर्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर क्लोराइड आइन की कंफर्मेशन की बात की जाए, तो सॉल्ट सोल्यूशन को कुछ ml लेना होगा, बहुत कम, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना होगा सोल्यूशन की फॉर्म में, तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, व्हाइट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारे पास क्लोराइड आइन मौजूद है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के होंगे, जो आप अपनी अपर ग्रेड क्लासेस में बाकायदा इक्वेशंस के साथ पढ़ेंगे। और इन्हीं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड किया जाएगा, तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सोल्यूशन, और हम कंफर्म कर देंगे हमारे पास क्लोराइड आइन मौजूद है। इसका मतलब एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपना क्लोराइड आइन का सॉल्ट सोल्यूशन लिया, सैंपल कुछ ही ml, ज़्यादा नहीं लेना, फ्यू ml लेना है, उसमें ऐड करना है नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट, तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्लोराइड मौजूद है। उन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स में मजीद ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमारी नज़रों से ओझल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसका मतलब क्लोराइड आइन कंफर्म हो चुका है। ये एक तरीके का कंफर्मेटरी टेस्ट है क्लोराइड के लिए। आइए बात करते हैं सेम तर्ज पे आयोडाइड आइंस के लिए। सेम पैटर्न, हमारे पास फ्यू ml ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन जिसमें आयोडाइड मौजूद है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विच इज AgNO3। तो हमारे पास अब की बार येलो प्रेसिपिटेट्स आएंगे, और इसका मतलब आयोडाइड आयन मौजूद हो सकता है। उन येलो प्रेसिपिटेट्स में जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, तो हमारे पास वो येलो प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल रहेंगे एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, यानी जितना मर्जी आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लें, वो येलो प्रेसिपिटेट्स गायब नहीं होंगे। इसका मतलब आयोडाइड आइन उस सैंपल में मौजूद है। तो अगर आपने गौर किया हो तो दोनों ही हैलाइड्स के लिए टेस्टिंग सिस्टम बिल्कुल सेम था, चाहे वो आपके पास क्लोराइड का कोई सॉल्ट सैंपल हो या आयोडाइड का कोई सॉल्ट सैंपल हो। दोनों में ही पहली बार में नाइट्रिक एसिड और आपके पास सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया गया था। क्लोराइड के लिए व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए थे, और हमारे पास आयोडाइड के लिए येलो प्रेसिपिटेट्स आए थे। इन व्हाइट और येलो प्रेसिपिटेट्स में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था, तो जो क्लोराइड था वहाँ पे तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स सॉल्युबल हो गए थे, इसका मतलब क्लोराइड मौजूद है। और जो हमारे पास आयोडाइड है, यहाँ पे ये येलो प्रेसिपिटेट्स आयोडाइड के जो है वो इनसॉल्युबल रहेंगे, हमारी नज़रों से गायब नहीं होंगे। इसका मतलब ये आयोडाइड की कंफर्मेशन है। अब बात करते हैं सल्फेट आयन से रिलेटेड।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फ्यू ml सैंपल लेना पड़ेगा हमें सल्फेट सॉल्ट का, जो भी हमारे पास SO4-2 का सॉल्ट मौजूद है, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड ऐड करना होगा। तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, इसका मतलब सल्फेट मौजूद है। उन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स में अगर एक और तरीका ये वैसे है करने का, लेकिन मैं डायरेक्टली इसके अगले स्टेप पे जा रहा हूँ। उन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स में अगर डाइल्यूट HCl ऐड किया जाए तो वो इनसॉल्युबल रहेंगे एक्सेस ऑफ HCl में, इसका मतलब सल्फेट मौजूद है। इनिशियली एक और तरीका है सल्फेट को कंफर्म करने का या उनकी आइडेंटिटी मालूम करने का, वो ये कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैंपल ऑफ डाइल्यूट HCl आप अपने सैंपल के साथ ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ये भी आप ऐड करेंगे तो भी आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे जो कि सल्फेट की कंफर्मेशन कर रहे होंगे। जब आप इन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स में डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमारी नजरों से गायब नहीं होंगे, यानी इनसॉल्युबल रहेंगे, अनडिसॉल्व रहेंगे, इसका मतलब सल्फेट आयन कंफर्म हो चुका है। आइए बात करते हैं आखिरी एनाइन की, विच इज नाइट्राइट एनाइन। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड करते हैं और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास रेडिश ब्राउन वेपर्स बनेंगे, जिसका मतलब नाइट्राइट आयन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी कुछ एनाइन से रिलेटेड केमिस्ट्री जिसमें हमने इनकी डिटेक्शन की, यानी इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, यानी इनकी क्वालिटी मालूम की, इनकी आइडेंटिटी मालूम की। और यहाँ पर थ्योरेटिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी, ये भी वाइंड अप होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं मिलता हूँ आपसे अपकमिंग वीडियोस में कुछ मजीद केमिस्ट्री के साथ, लेकिन वहां पे हम MCQs और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 9th केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना कंटेंट हमने पढ़ा, इसे बार बार रिकॉल करते रहिए और इस पे ग्रिप बना कर रखिए। और हमेशा की तरह हमारा आखिरी जुमला, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।